एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लक्ष्य एकेडमी। माय नेम इज अंजलि बोरा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये न्यू लक्ष्य एकेडमी का एकेडमिक वाला प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको क्लास 9, 10, 11, 12 इन सारी क्लासेस की जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी। जिसके अंदर अभी रिसेंट में हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो है क्लास 9 की एनसीईआरटी, जिसमें आपको साइंस का जो पोर्शन है वो पढ़ाया गया है। इसके अंदर आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि आपने फर्स्ट जो क्लास थी इसमें आपने सिलेबस का डिस्कशन किया है। सेकंड क्लास में आपने फर्स्ट चैप्टर की जो समरी है वो पढ़ी है। आज जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर आप सेल पढ़ने वाले हो। और ये जो सेल है, इसमें आप सेल के बारे में जो फंडामेंटल्स होते हैं सेल के, वो सारा कवर करोगे, क्योंकि यही चैप्टर आगे जा करके क्लास 10th के अंदर आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है सेल की, कि सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल कितनी तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप पढ़ोगे। आज फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका जो टॉपिक है वो है सेल, और सेल के अंदर जो टॉपिक सबमर्ज्ड है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल का इंट्रो पढ़ोगे आप। सेकंड में आप सेल की थ्योरी पढ़ोगे। थर्ड वन है आपका कि जो सेल है वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की हैं, डिफरेंट शेप्स की हैं, डिफरेंट इन नंबर्स है। फोर्थ वन है आपका कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, और सेल के अंदर कितनी तरह के जो ऑर्गेनल्स हैं वो मिलते हैं। फिफ्थ वन है आपका कि सेल डिवीजन। सेल के अंदर जो सेल होती हैं आपकी वो डिवाइड करती हैं। तो सेल डिवीजन जो है, कितनी तरह से आप सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है एक लिविंग बीइंग के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये जो 4-5 पॉइंट्स है, इसके मेन मतलब इसके जो चैप्टर्स जो है ये, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स है आपके ये हैं, और इनके अंदर आपको थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट वन है आपका इंट्रोडक्शन टू सेल। देखो ये रहा कि जो सेल है वो क्या है, व्हाट इज सेल। सेल क्या है आपका, ये आपका स्ट्रक्चरल, देखो फर्स्ट वन क्या है आपका, व्हाट इज सेल। सेल क्या है आपका, ये किसी भी सेल जो होता है आपका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। इसका मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको जो सेल है वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगी, उसको जितने भी उसकी बॉडी के अंदर फंक्शंस जो परफॉर्म होंगे वो परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट है इसके जो बायोलॉजिकल यूनिट्स है, यानी किसी भी सेल के जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर और सारी की सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, आपका सेल प्रोवाइड करती है। किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो एंटायर फंक्शनिंग है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बेसिक यूनिट क्या कहलाती है, आपकी सेल। तो सेल क्या हुई, आपकी बेसिक यूनिट हुई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करने वाली वो बेसिक यूनिट, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ग्रोथ हो पा रही है, उसमें अलग अलग तरीके के आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, उसके जो फंक्शनल है वो परफॉर्म हो पा रहे हैं। तो ये किसके बेसिस पर होगा, ये आपका सेल के बेसिस पर होगा, और सेल आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहलाएगी। नेक्स्ट है आपका जो सेल है वो रेप्लिकेट करती है इटसेल्फ, यानी कि जो सेल है वो अपने आप से रेप्लिकेट करती है इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेल की हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी। सेल क्या करती है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कराने वाली। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ये बेसिक यूनिट क्या है, आपकी सेल रहेगी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है ये, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बिल्डिंग, जो जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रेप्लिकेट करता है, यानी कि वो अपने आप से रेप्लिकेट करेंगी सेल्स, और वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगी, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जैसे कि हम अपने घर को बनाने के लिए ब्रिक्स लगाते हैं ना, तो बिल्डिंग्स को बनाने के लिए ब्लॉक की तरह फॉर्मेशन करते हैं, किसका, ब्रिक्स का करते हैं। तो वैसे ही जो सेल है वो बिल्डिंग की तरह हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो पाता है। तो 3 डेफिनेशन आपने पढ़ी। सेल सबसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सेल जब एग्रीगेट हो जाती हैं आपकी, टिश्यू बन जाता है। क्या बनेगा आपका, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा आपका, ऑर्गन। ऑर्गन जब आपके ऑर्गन मतलब एग्रीगेट हो जाएंगे तो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम पूरा का पूरा फुली मैच्योर डेवलप फेज में आ जाएगा तो बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। सेल, ठीक है। सेल से क्या बना आपका, टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हुए तो टिश्यू बने।
टिश्यू से क्या बना आपका ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल आपके लंग्स बन गए, ठीक है। लंग्स से क्या बना आपका ऑर्गन सिस्टम बना, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया। तो ये सारे क्या है, सिस्टम्स हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम है। और उसी से फुली मैच्योर होकर के क्या बनेगा आपका, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब जो ये सेल आपने पढ़ा है कि जो सेल्स हैं इनकी डिस्कवरी किसने की होगी सबसे फर्स्ट, तो ये आपकी सेल की थ्योरीज हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, सेल कैसे निकल कर आई है, कैसे लोगों को इसके बारे में पता चला। तो डिस्कवरी से जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं आपके, देखो डिस्कवरी से रिलेटेड जो फैक्ट है आपके कि सबसे फर्स्ट जो सेल है वो डिस्कवर्ड की किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की, 1665 के अंदर की। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने की है आपकी, रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है, 1665 में की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड से कि सबसे फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने की है, साइंटिस्ट का नाम और ईयर। उसके बाद कि ये जो सेल डिस्कवर हुई थी ये लिविंग थी या नॉन लिविंग थी, ये लिविंग सेल है या फिर आपकी नॉन लिविंग सेल है। तो ये आपकी नॉन लिविंग सेल है। कौन सी सेल है, नॉन लिविंग सेल। तो जो रॉबर्ट हुक ने आपकी सबसे फर्स्ट सेल डिस्कवर की थी वो थी आपकी नॉन लिविंग सेल, जो कि प्लांट का जो पोर्क वाला पार्ट होता है, बार्क वाला पार्ट, उससे डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट है आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। लैंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया है कि जो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर सेल्स की डिस्कवरी की है। और ये सेल कैसी है आपकी, ये आपके लिविंग सेल्स हैं। तो लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने की है। सबसे फर्स्ट डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है आपकी। और कैसी डिस्कवरी है वो, नॉन लिविंग सेल्स की है। फिर आपके आए रॉबर्ट ब्राउन, कि जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की है वो की है सेल के न्यूक्लियस की। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहेगा आपका, न्यूक्लियस वाला पार्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पार्ट रहेगा आपका, पूरे के पूरे जो जीन्स रहेंगे आपके, जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो आपका न्यूक्लियस है। तो जेनेटिक मटेरियल को जो न्यूक्लियस आपका कैरी करके रखेगा, जिससे कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। तो ये किस बेसिस पर होगा, उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर। और ये जेनेटिक मटेरियल किसमें मिलेगा, हमें न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर मिलेगा। फिर आया आपके शेल्डन और स्वान। 1838 और 1839 के अंदर इन्होंने क्या किया कि सेल की थ्योरी दी। जो पहले से थ्योरीज थी सेल की, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नई थ्योरी को जन्म दिया, जिसको बोला गया सेल की थ्योरी। तो सेल थ्योरी में क्या बोला गया इन्होंने कि सेल है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर क्या करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं और उसी से नई सेल का फर्दर क्या करती हैं, नई सेल को रीजनरेट करती हैं। और परकिंजे जो है इन्होंने आपकी प्रोटोप्लाज्म की खोज की है। ये सेल का, ये सेल के अंदर का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, फ्लूइड वाला पार्ट है। जो आगे आप सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ोगे ना उसके अंदर आप प्रोटोप्लाज्म पढ़ोगे। तो ये जो डिस्कवरीज हैं ये सेल्स से रिलेटेड डिस्कवरीज हैं। कौन से साइंटिस्ट ने किस ईयर के अंदर सेल्स की जो डिस्कवरी है वो किसने की है। तो इस स्लाइड से आपका ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपकी जो सेल की थ्योरी है वो क्या है, सेल की थ्योरी अभी आपने पढ़ा कि जो सेल की थ्योरी है वो शेल्डन स्वान ने दी है 1838 और 1839 के अंदर। तो सेल की जो थ्योरी है वो क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। अब जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुड मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से नहीं, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं और कुछ एक सेल से मिलकर बने हैं। इन्होंने बोला कि जो सेल से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा सेल से रेप्लिकेट करके वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट है कि जो नई सेल्स का मतलब जो नई सेल्स है वो कहाँ से अराइज हो रही है, मतलब इमर्ज होकर कहाँ से आ रही है आपकी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। यानी कि जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही थी उन्हीं के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और उसी से नई सेल का निर्माण हुआ। तो द न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और किस प्रोसेस से हुआ, सेल डिवीजन से हुआ। सेल मतलब एक सेल थी उसने डिवाइड करा, फर्दर दो नए सेल बनाए, फिर ये दो सेल क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, दो से नए चार सेल बनेगी। तो इस तरह से जो डिवीजन आपको दिखाई देगा वो है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर आप क्या पढ़ोगे, माइटोसिस पढ़ोगे और मेयोसिस पढ़ोगे, माइटोसिस एंड मेयोसिस, ठीक है। तो सेल की थ्योरी क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हैं। फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है इस सेल थ्योरी का कि जो सेल है आपकी
वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद नई सेल्स के अंदर रीजनरेट हो रही है, नई सेल्स के अंदर फॉर्मेशन होकर नई सेल बन पा रही है। किस प्रोसेस के थ्रू? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के अंदर भी आप क्या पढ़ोगे, जब नेक्स्ट मतलब नया पॉइंट आएगा आपका, उसके अंदर आप सेल डिवाइड की सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड करेंगे, दो प्रोसेस से, माइटोसिस से और मियोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल की जो सेल है आपकी, देखो जो सेल है वो किस बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम सेल को? सेल को हम तीन बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट है आपका साइज के बेसिस पर, सेकंड है आपका नंबर के बेसिस पर, थर्ड वन है आपका शेप के बेसिस पर। ठीक है, तो सेल आपकी तीन तरीके से आपको सेल को डिफरेंशिएट करके आप पढ़ोगे। साइज के बेसिस पर, सेकंड है आपका नंबर के बेसिस पर, थर्ड वन है आपका शेप के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जो सेल है वो डिफरेंशिएट करती है सेल नंबर में। अगर सेल के पास एक ही तरह के मतलब एक ही तरह की सेल्स रही तो वो यूनिसेल्युलर हो जाएंगी। अगर एक से ज्यादा तरह की सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो वो मल्टीसेल्युलर हो जाएगा। देखो, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक ही तरह की सेल से मिलकर बना है, जिसकी बॉडी एक ही तरह की सेल से रेप्लिकेट होकर के बनी है, वो है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये किसके एग्जांपल हैं? आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बने हैं एक से ज्यादा सेल से, ऐसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिसका फॉर्मेशन जो है एक से ज्यादा सेल से हुआ है, उसको बोलते हैं हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि अलग अलग डिफरेंट तरह की सेल्स उसकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगी, इसीलिए उनको बोला गया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस की बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी, तो ये सब क्या है? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो ये दिखाया गया है कि जो यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल आपके, वो है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड है आपका पैरामीशियम। ये आपका पैरामीशियम भी एक तरह का यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी भी जो सेल है ना, वो एक ही तरह के सेल से, मतलब इसकी जो पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है एक ही तरह के सेल से मिलकर बना है। फिर है आपका मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बॉय, ये लड़का जो है, इसकी जो बॉडी, पूरा का पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बना है। थर्ड वन है आपका एनिमल्स। देखो एनिमल्स का जो बॉडी होती है ये भी डिफरेंट तरह की सेल से मिलकर के बनी है। तो आपने क्या पढ़ा? यूनिसेल्युलर किसको बोला गया? जो एक तरह की सेल से मिलकर बने हैं। मल्टी सेल्युलर कौन हुए? जो मोर देन वन सेल से मिलकर बने हैं। यूनिसेल्युलर के एग्जांपल में आपने पढ़ा जैसे कि बैक्टीरिया, और सेकंड आपने पढ़ा प्रोटोजोआ। ठीक है, और आपने मल्टी सेल्युलर के एग्जांपल में पढ़ा कि जिनकी बॉडी, यानी कि जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होगी वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके अंदर आपने एग्जांपल्स में पढ़े ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेल डिफरेंट शेप। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो सेल है वो किस बेसिस पर डिफरेंट थी? नंबर के बेसिस पर। नंबर के बेसिस में क्या डिफरेंशिएट किया आपने? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, एक सेल वाले और एक से ज्यादा सेल वाले। तीसरा है, सेकंड है आपका शेप के बेसिस पर। जो सेल है आपको वो शेप के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट मिलेगी, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल्स। फिर है आपका बोन सेल्स, यानी कि जो हड्डियों में मिलने वाली सेल्स होती है वो बोन सेल्स है आपकी। फिर है आपका नर्व सेल्स, देखो। फिर है आपकी, ये है आपकी इंटेस्टाइनल सेल्स, यानी कि जो आपके स्टमक के अंदर वाले पार्ट में मिल रही है, इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में मिल रही है, वो है आपकी इंटेस्टाइनल सेल। नेक्स्ट है आपका ओवम। फीमेल का जो गैमेट होता है ओवम, दैट इज फीमेल का रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट का जो गैमेट है वो है आपका ओवम, जिससे फर्दर डिवीजन होगा। ठीक है, और फिर है मेल का जो गैमेट वाला पार्ट है वो है आपका स्पर्म। देखो दिखाई दे रहा है ये रहा। तो ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के, देखो क्या ये सारी एक जैसे शेप के अंदर है? नहीं, इनकी शेप में जो है वो डिफरेंस है। कोई आपकी देखो ओवल शेप की दिखाई दे रही है, कोई आपकी स्पिंडल शेप की दिखाई दे रही है। ये देखो आपकी इंटेस्टाइनल शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर कुछ, ठीक है, उस शेप की दिखाई दे रही है। ये देखो आपकी जैसे पेड़ की ट्री होती है ना, ब्रांच्ड, तो ये ब्रांच्ड शेप की है आपकी। पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपका जो नर्व सेल्स आपको देखने को मिलती है वो किस तरह की होती है आपकी? वो ब्रांच्ड होगी। ब्रांच का मतलब है, यानी कि जैसे पेड़ की आप अलग अलग ब्रांचेस पढ़ते हो ना, ब्रांचेस कहीं से भी निकल जाती है, तो उसी तरह से जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी ना न्यूरॉन्स के अंदर, नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको ब्रांच्ड सेल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ओवम। ओवम देखो आपका स्पेरिकल शेप है। स्पेरिकल मतलब ना तो ये गोल है पूरी तरीके से और ना ये फ्लैट है, तो ये ओवल शेप का है, जिसको हम बोलेंगे स्पेरिकल शेप का है।
ये आपके देखो स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये स्पिंडल शेप की है। बोन सेल्स कैसी है आपकी, बोन सेल आपका एग्जांपल है स्पिंडल शेप का, फीमेल का ओवम आपका शेप एग्जांपल है स्फेरिकल शेप का। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस किस शेप के हैं। नेक्स्ट है आपका, अब देखो आपने दो तरीके सेल को पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, सेल की थ्योरी पढ़ी आपने, सेल को आपने नंबर के बेसिस पर पढ़ा, मतलब नंबर के बेसिस पर पढ़ा। दो तरीके की हैं आपकी, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। साइज के बेसिस पर पढ़ा आपने कि अलग अलग तरह की होती है, आपकी स्फेरिकल होती है, कोई ब्रांच्ड होती है, कोई आपकी रेक्टेंगुलर शेप की दिखाई दे रही है। डिफरेंट सेल इन साइज, अब ये जो सेल है आपकी ये साइज में डिफरेंस है। क्या है, साइज में डिफरेंस है। देखो स्मॉलेस्ट सेल, छोटी से छोटी सेल आपको देखने को मिल जाएगी नेचर के अंदर, और बड़ी से बड़ी सेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है आपकी वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो आपको देखने को मिलती है बैक्टीरिया के अंदर, और सबसे लार्जेस्ट सेल है आपका ओस्ट्रिच का एग। ये दिखाई दे रहा है आपको ओस्ट्रिच का एग। इस सेल से ये देखो कितने टाइम्स जो है लार्जर है, यानी कि 10 टाइम लार्जर है इससे, 10 टाइम से भी ज्यादा। तो देखो ये कितनी छोटी से, इससे कितने सारे गोले बनेंगे। तो ये आपका ओस्ट्रिच का एग है। किसका एग है, ओस्ट्रिच का एग है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल है अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और सबसे अगर छोटी सेल पूछा जाए ना आपसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी, तो वो आपकी माइकोप्लाज्मा हो जाएगी, जो कि आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिर है आपका जो माइकोप्लाज्मा होती है, इसको बोलते हैं पीपीएलडी, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लूरोनिमोनिया लाइक मतलब दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं पीपीएलडी। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब देखो, अब देखो कि जो सेल है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, यही पढ़ा। सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे अब हमने क्या पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो सेल है, एक सेल है ना, उस सेल, मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर जो डिफरेंट 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 आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो ऑर्गेनिस्ट जो देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से होंगे आपके, देखो इस तरह के जो आपको दिखाई देने देखने को मिलते हैं, कुछ ये राइबोसोम्स इस तरह के देखने को मिलते हैं। ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है आपका, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, ये आपकी सेल वॉल हो गई। ठीक है, इसके बाहर जो सेल वॉल है और अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है आपकी। तो ये जो जितने भी आपके पार्ट है ना, सेल जिन ऑर्गेनल से मिलकर बनी है, वही आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो कंपोनेंट्स में। फर्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी मिलेगी, लाइक ह्यूमन और प्लांट्स। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपको सिर्फ प्लांट वाले केसेस में देखने को मिलेगी। ये किस में देखने को मिलेगी आपको, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है ना, ये एक ही नाम है। और जो सेल वॉल है आपको, ये आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल है ये सिर्फ प्लांट्स के आउटर कवरिंग में रहेगी, क्योंकि जो प्लांट्स वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि इमोबाइल इन नेचर रहेगा, मतलब कि वो मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको टर्जिडिटी की जरूरत होती है, यानी कि उसकी बॉडी को एक मजबूती की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर दो सेल मिलेगी आपको, सेल वॉल मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा। और बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उसके अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर दूसरा नाम उसका सेल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटर कवरिंग है, किसकी, सेल की। तो जैसे ये सेल है, मान लो ये सेल है, और इसकी जो बाहर की कवरिंग है आपकी, देखो मान लो ये सेल है आपकी। ठीक है, अब ये जो सेल है ना, इस सेल की जो बाहर की कवरिंग है ये वाली, इसको क्या बोलते हो आप, सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये आपकी, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये परमिट करती है एंट्री और एग्जिट को सम मटेरियल की सेलेक्टिवली परमेबल, यानी कि कोई भी, अब ये सेल है, अब इस सेल से अंदर से बाहर कुछ चीज जाएगी और बाहर से कुछ अंदर आएगी, तो ये एग्जिट और एंट्री पर परमिट रखती है कि इस सेल के अंदर क्या मटेरियल अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल इस सेल से बाहर जाएगा। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसे ही कंपोनेंट्स को ये अंदर या बाहर जाने देगी जिनको सेल की जरूरत होगी। ठीक है, जो अगर मान लो सेल के लिए हानिकारक है उनको ये क्या कर देगी, बाहर ही रोक देगी, और बाहर ही उनको क्या कर देगी, बैन कर देगी कि आपको अंदर जाने की एंट्री नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका सेल वॉल। देखो ये लिविंग में था, हर लिविंग में आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल जाएगी। मान लो ये प्लांट की सेल वॉल है, मान लो ये प्लांट का सेल है। अब प्लांट का सेल ना नॉर्मल ह्यूमन वाले सेल से बड़ा होता है,
पहला डिफरेंस। और जो सेल मेम्ब्रेन तो इसके पास होगी अंदर की तरफ, इसके पास बाहर की एक सेल वॉल होगी। ये सेल वॉल क्या प्रोवाइड करेगी इसको, रिजिड आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक तरह की कवरिंग रहेगी सेल के ऊपर, जिसको बोलेंगे हम सेल वॉल। और ये प्रेजेंट रहेगी केवल किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। और ये किस लिए प्रोवाइड, मतलब किस लिए रहेगी, ये सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों रहेगी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे इमोबाइल इन नेचर रहेंगे, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर पाते, एक ही जगह फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को टर्जिडिटी की जरूरत होती है। टर्जिडिटी मतलब कि उनकी बॉडी जो है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल ना रहे, और उनकी बॉडी को थोड़ी सी मतलब कि सपोर्ट मिल जाए, इसीलिए ये सेल वॉल उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहती है। थर्ड वन है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मान लो कि अंदर ये इसका एक न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर भी आपको दो कवरिंग देखने को मिलेगी। इस न्यूक्लियस के अंदर भी आपको दो कवरिंग देखने को मिलेगी, जिसको न्यूक्लियस लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द क्रोमोसोम्स। आप देखो कि जो न्यूक्लियस है आपका, इसके अंदर आपको ये भी क्या हो रहेगा, आपका डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला रहेगा। कैसा रहेगा, मान लो ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये आपका डबल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है ना आपके, जो रैंडमली ऐसे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पड़े रहेंगे, इस तरह से इस तरह से। जब ये थ्रेड लाइक इस तरह से पड़े रहेंगे ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह से इस तरह से इस तरह से, दैट इज क्रोमोटिन। ये क्या रहेगा आपका, ये क्रोमेटिन रहेंगे। और जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपके इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे ना, तब इनको बोलेंगे हम क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है। फिर आ गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटो माने सेल, प्लाज्म माने फ्लूइड। तो सेल के अंदर ये सेल है, और इस सेल के अंदर बाहर मतलब अंदर की तरफ एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इस सेल के आसपास अंदर की तरफ पूरा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको बोलेंगे हम क्या, क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल का ऐसा पार्ट जो कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर इनसाइड वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। ये क्या करेगा, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि सेल के तो अंदर है, ये देखो मान लो ये सेल है आपकी, ठीक है, इस सेल के अंदर आपका ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। इसके ये जो ये है ना आपका साइटोप्लाज्म, ये इस तरह फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, इस तरह से इस तरह से। ये सेल के तो अंदर रहेगा और न्यूक्लियस के बाहर रहेगा। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म हुआ। फोर्थ वन है आपका सेल के ऑर्गेनल्स। इस सेल के अंदर जो और अलग अलग तरह के ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देंगे, यानी इस सेल के जैसे हमारे अंदर क्या लंग्स है, किडनी है, ये सब चीजें है ना, हार्ट है हमारा। तो ये जितने भी हमारे ऑर्गेनल्स हैं, हम इनको पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ऐसी एक सेल है, सेल के अंदर जो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनल्स होंगे वो पढ़ेंगे हम। दीज आर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर और भी डिफरेंट तरह के सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपको राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई आपकी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के जो प्रेजेंट रहेंगे आपके, क्या रहेंगे, सेल के ऑर्गेनल्स जो अंदर पार्ट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मिलेंगे। तो सेल जो है आपकी, एक नॉर्मल सेल, उसके कंपोनेंट्स है आपके ये सारे, यानी कि एक सेल जो है जिससे मिलकर बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकंड वन है आपका कि सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के केसेस में रहेगा। थर्ड वन है आपका न्यूक्लियस, जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके रखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। फोर्थ वन है आपका साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहेगा, और इस ये आपका सेल का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। फिर है आपका सेल के ऑर्गेनल्स। ऐसे ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और सेल के अंदर प्रेजेंट रह करके डिफरेंट फंक्शनिंग को परफॉर्म करेंगे, वो आपके सेल के ऑर्गेनल्स होंगे। नेक्स्ट है आपका सेल का स्ट्रक्चर। देखो ये है आपके सेल का स्ट्रक्चर। ये आपके दो तरीके के सेल हैं, एक तो आपका प्लांट सेल है, दूसरा आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल थोड़ा बड़ा होता है, मतलब देखने में भी और वैसे भी, और एनिमल सेल थोड़ा छोटा होता है। प्लांट सेल आपका रेक्टेंगुलर शेप का होगा, मतलब आप इस तरह से इसको बना सकते हो। अगर आपको प्लांट सेल बनाना है तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि रफ कोई भी इस तरह का डिजाइन तो नहीं बना पाएगा एक्यूरेट, तो आपको रफली ड्रॉ करना होता है, यानी कि इसके स्पेसिमेन की तरह इसका एक तरीके से मॉडल बनाना पड़ता है, जिसको आप अंडरस्टैंड कर पाओ खुद की भाषा में। तो इसी तरीके से आपको सेल का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। और आपका अगर आपको एनिमल सेल का करना है ना, आप एनिमल सेल का इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से सारे का थोड़ा सा
स्क्वायर शेप में, तो ये आपका एनिमल शेप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से आप एनिमल शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस इसके ऑर्गेनल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस सेल के अंदर ये ऑर्गेनल्स मिलेंगे। अब देखो, इसके पास प्लांट सेल के पास हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स की सेल है ना आपकी, वो दो तरह के मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है। एक तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन है आपका ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल कौन सा है आपका, बाहर की जो कवरिंग है प्लांट के पार्ट की, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, जो इनर वाली कवरिंग है आपके प्लांट की। देखो, दो तरह की कवरिंग मिली। अब देखो कि इस सेल वॉल के अंदर देखो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये रहा ना न्यूक्लियस वाला पार्ट, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये इस पूरे सेल के अंदर जो ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है आपको हाईलाइट हो रहा है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। यानी कि सेल का ऐसा फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्रीली ऑर्गेनल्स पड़े हैं आपके, वो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिर ये आपका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये आपको देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह की जो शेप को आपको दिखाई दे रही है ना, इस तरह की शेप की, दैट इज आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर आपको है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट। फिर कुछ ये जो ऐसे ऐसे गोले वाले स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये आपके राइबोसोम्स हो जाएंगे। अगर आप इसमें ड्रॉ करो इनको, तो देखो कि आप सबसे पहले बनाओ एक न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका इसके बाहर आप इस तरह से, ये आपके राइबोसोम्स हो गए। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, राइबोसोम्स हो जाएंगे। फिर प्लास्टिड्स आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इस तरह से। ठीक है, और इस पूरी सेल के अंदर ना, प्लांट सेल के अंदर सबसे मेन जो वैक्यूल है वो मिलता है प्लांट सेल के अंदर। वैक्यूल वैसे तो दोनों सेल के अंदर मिलेगा, लेकिन जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है ना, पूरी प्लांट सेल का ऑलमोस्ट 60 to 70% जो एरिया है वही कवर करके रखता है, वो बहुत बड़ा, ये आपका वैक्यूल वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है, और इस तरह से आपको एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, तो ये आप रफली ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर को। बस आपको पता होने चाहिए कि ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर मिलते हैं। गोल वाला स्ट्रक्चर देखो आपका माइटो किसका है, राइबोसोम्स का है। ये आपका देखो लाइसोसोम्स है, थोड़ा सा बड़ा। फिर ये क्या है आपके, ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल जब आपके बनेंगे ना, जब क्रोमोसोम्स आपके एग्रीगेट हो जाते हैं ना, अलग अलग मतलब जब ये सेग्रीगेट करते हैं, अलग होते हैं, तब ये आपको देखने को मिलता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है आपका, ये आपका गोल्गी एपरेटस है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका किसका, एनिमल सेल का। ये स्ट्रक्चर है आपका, सॉरी, ये वाला स्ट्रक्चर है आपका एनिमल सेल का, ये वाला स्ट्रक्चर है आपका प्लांट सेल का। ये देखो वैक्यूल, यहाँ पर ये रहा, ये आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये देखो वैक्यूल, ये रहा वैक्यूल। तो ये वैक्यूल इसके अंदर भी है, आपने इसमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा पोर्शन वैक्यूल का रहेगा। प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर दोनों के अंदर ही वैक्यूल्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो प्लांट सेल है ना उसके अंदर ये हाईली लार्ज रहेगा, मतलब आपका 60 to 70% कवर करके रखता है ये अपनी सेल का। तो देखो ये आपका वैक्यूल है, ये आपके सेल का साइटोप्लाज्म है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का एक ऐसा पिगमेंट जिसके अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल वॉल, ये रहा आपका सेल वॉल। फिर इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डेवलप न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, और ये न्यूक्लियस या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट। ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी, बस एक थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा आपका, एक तो क्लोरोप्लास्ट और दूसरा आपका वैक्यूल का, वरना तो सेम सेम ही ऑर्गेनल्स आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आप एक एक करके इनके जो ऑर्गेनल्स है ना इनको पढ़ोगे। देखो, फर्स्ट वन है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी आपने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना आपका, देखो कि जो फर्स्ट आपने पढ़ा कि जो सेल की कवरिंग थी, सबसे फर्स्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी एक सेल है पूरी की पूरी, वो किससे मिलके बनी है, मतलब उसकी जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है या फिर आपकी सेल की मेम्ब्रेन की है। तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो और आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। तो ये क्या रहेगी, आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग रहेगी किसी भी सेल की, जो कि सेल को सेपरेट करेगी, सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि जो सेल है, सेल जो बाहर, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है ना,
उसके बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनको क्या करेगी, आउटर एनवायरनमेंट से बचा करके रखेगी, कवरिंग प्रोवाइड करेगी। फिर सेकेंड वन है आपका कि आपकी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सबको एंट्री और एग्जिट दे देगी, नहीं, कुछ ऐसे कंपोनेंट जिनको एंट्री की जरूरत है या फिर जो सेल के लिए अच्छे हैं उनको तो एंट्री देगी, और जिनको जो सेल के लिए मतलब हानिकारक रहेंगे उनको ही क्या कर देगी, सेल बाहर के बाहर ही बैन कर देगी कि आपको एंट्री के अलाउड है ही नहीं। तो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन रहेगी आपकी, ये अलाउ करेगी एंट्री और एग्जिट को सम मटेरियल्स के, यानी कि कुछ मटेरियल, जो मटेरियल सिर्फ सेल के लिए अच्छे होंगे उनको ही एंट्री देगी और उनको ही एग्जिट करेगी बाहर। प्रिवेंट करेगी मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स, यानी कि कुछ मटेरियल के मूवमेंट को प्रिवेंट करेगी, रोक के रखेगी। ऐसा नहीं कि अगर सेल के सबको आने बाहर मतलब एग्जिट एंट्री कर देगी तो सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो भी बाहर निकल जाएंगे और बाहर से जो है कोई भी अंदर चला जाएगा जो सेल को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, या फिर और सेल उससे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये अलाउ करेगी आपके डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये आपके कुछ सब्सटेंसेस के मूवमेंट को डिफ्यूजन अलाउ करेगी, डिफ्यूजन को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, CO2 को और प्लस में ऑक्सीजन को, ये क्या करेगी, डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन करेगी, यानी कि रेगुलेट मूवमेंट। थर्ड पॉइंट है आपका रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल से अंदर आएंगे और सेल से जो बाहर जाएंगे सब्सटेंस उनको रेगुलेट करके रखेगी, यानी कि कितने अमाउंट में कोई चीज बाहर जाएगी, कौन सी चीज अंदर आएगी, उन सबको रेगुलेट करके कौन रखेगी, आपकी सेल रखेगी। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है आपका इट्स मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, जो आपकी सेल है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। किससे मिलकर बनी होगी, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होगी। लेकिन जो प्लांट वाला केस है ना उसकी काइटिन की बनी होती है, तो जो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी वो एनिमल सेल्स वाली सेल मेम्ब्रेन रहेगी आपकी। अब है आपका दो तरह का ट्रांसपोर्ट रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो कि सेल के अंदर कोई भी चीज, जो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, वैसे ही सेल के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकंड वन है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या रहेगा आपका, कि जो सब्सटेंसेस मूव करेंगे ना फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे उसके अंदर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो सब्सटेंसेस लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे उनके अंदर आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। समझ गए, हायर से लोअर पर एक्टिव, हायर से लोअर पर पैसिव, और आपका लोअर से हायर पर क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, यानी कि लो टू हाई क्या रहेगा, एक्टिव, और हाई टू लो आपका पैसिव। समझ गए, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्टिव होने के लिए, मतलब एक्टिव होने के लिए उसको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बिना एनर्जी के भी अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस फुलफिल कर सकता है। लेकिन इस वाले ट्रांसपोर्ट को, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म होने के लिए आपको कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। जैसे कि एनर्जी हमको एटीपी की फॉर्म में मिलती है, जब हम जो हम एनर्जी रिलीज करते हैं वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, हमें एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है आपका, इसका भी पूछते हैं, एडेनोसिन ट्राई फोस्फेट। तो आपको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी के कुछ मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट रहेगा एक्टिव प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने के लिए। इट्स अ स्लो मूवमेंट, ये आपका कैसा मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन ये आपका रैपिड मूवमेंट है। कैसा है, रैपिड, एकदम से हो जाएगा वो वाला मूवमेंट। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली, यानी कि इसके पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो मॉलिक्यूल्स का साइज होना चाहिए ना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स और कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, वही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ठीक है, यानी कि इसके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए ना, कैसे मॉलिक्यूल्स को नेसेसरी हैं, स्मॉल होने चाहिए, मतलब साइज में वो मॉलिक्यूल्स स्मॉल होने चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को करने के लिए। कौन सी वाली, पैसिव वाली। लेकिन जो एक्टिव वाली है, मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स अकर बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो
लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो किस मूवमेंट के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होंगे, वो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। अब ये देखो नेक्स्ट है आपका ओस्मोसिस। क्या है आपका ओस्मोसिस? ओस्मोसिस क्या है? ये एक ऐसा, ओस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि ओस्मोसिस वो प्रोसेस है, वो रास्ता है जिसके अंदर कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल जो है क्रॉस करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। किसके थ्रू? किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। कैसे जाएगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। किसके दौरान? ओस्मोसिस के दौरान। ठीक है, तो ओस्मोसिस में आपको याद रखना है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। अब टाइप ऑफ ओस्मोसिस पढ़ने हैं आपको जो आपके सिलेबस के अंदर है। कितनी तरह के जो ओस्मोसिस प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, एक एंडोओस्मोसिस रहेगा और एक आपका एक्सोओस्मोसिस रहेगा। एंडोओस्मोसिस आपका क्या रहेगा? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेट एंटर इनटू द सेल। एंडो माने अंदर, एक्सो माने बाहर। ठीक है, एंडो माने याद रखना कि अंदर की तरफ मूवमेंट होगा और एक्सो माने बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, सेल से बाहर। सेल के अंदर जब किसी भी चीज का मूवमेंट होगा ना तो एंडोऑस्मोसिस है, और सेल से बाहर जब किसी भी चीज का मूवमेंट होगा तो एक्सोऑस्मोसिस है आपका। इसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आपके, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका रेजिन। देखो देखो आप जैसे आप रेजिन यूज करते हो, किशमिश, तो इसको आप क्या करते हो कि ये बिल्कुल श्रिंक से मोड में होती है, मतलब श्रिंक होती है बिल्कुल। जब आप उसको सूखी मुनक्का जिसको बोलते हो, ये बिल्कुल श्रिंक रहेगी। जब आप उसको पूरे रात भर पानी के अंदर डुबो कर रखोगे ना, पानी के अंदर जब आप रात भर उसको डुबो कर रखोगे तो वो फूल करके कैसी हो जाती है आपकी, मतलब मोटी हो जाती है। तो वो जो उसका साइज में भी उसका मतलब चेंज देखने को मिलता है। रीजन क्या है उसका, कि जो सेल थी ना उसकी, उसकी सेल के अंदर फ्लूइड की एंट्री हुई है। यानी कि पहले अगर कोई चीज इतनी थी, अब वो फूल करके साइज में इतनी हो रही है। रीजन कि उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस वाली प्रोसेस हुई है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर एंटर कर रहे हैं ना, उसकी वजह से उसका साइज भी जो है बढ़ गया है। यही है कि द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट एंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होता है? देखो, सोल्यूट क्या रहेगा? ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। सोल्यूट मतलब स्मॉल रहेगा, स्मॉल अमाउंट में रहेगा आपका सोल्यूट। सोल्यूट का मतलब जो चीज आप घोलना चाहते हो। ठीक है, सॉल्वेंट जिसके अंदर आप घोलना चाहते हो, ये आपका लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, लार्ज अमाउंट में रहेगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो लार्ज रहता है और सोल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर रहेगा। सोल्यूट वो होता है जो हम घोलना चाहते हैं किसी भी सेल का, मतलब किसी भी चीज के अंदर हम जो चीज घोलते हैं वो सोल्यूट है आपका। सोलवेंट वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमें घोलना है। तो जो सोलवेंट एंटर करेगा ना इसके अंदर, सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी। स्वेल मतलब फूल जाएगी, जिसकी वजह से उसके साइज में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो पहले छोटी सी थी वो अब फूल करके बड़ी हो गई है। एक्सोऑस्मोसिस क्या है? ऐसी प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट मूव आउटसाइड द सेल। यानी कि सेल से बाहर, जो सेल के अंदर, जैसे कि आप हाँ अचार ले लो। जैसे आप इस टाइम सीजन चल रहा है ना मैंगो का, जो कच्चे आम होते हैं आपके, रो रो मैंगो होते हैं ना, आप इसको धूप में काट करके, क्योंकि जब वो कच्चे होते हैं तो उसके अंदर, सेल के अंदर उसकी जो सेल है वो फूली हुई होती है। मैंगो जो है साइज में भी बड़ा होता है। जब वो सूख जाता है, कहाँ हमने 2 किलो अचार जो काटा था वो इतना सारा फैला हुआ था, और जब वो सूखने के बाद बिल्कुल इतना सा हो जाता है। रीजन क्या है? कि उसके अंदर का जो मटेरियल था ना सेल के अंदर का, वो क्या है, धूप की वजह से, सनलाइट में, उसकी वजह से वो क्या हो गया है, सेल से बाहर आ गया है। और वो धूप की वजह से इवेपोरेशन के थ्रू उसका पानी जो है इवेपोरेट हो गया है, जिसकी वजह से वो सेल क्या होगी, अब श्रिंक हो गई है। तो अचार वैसे श्रिंक हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। यानी कि सेल से, जो सेल के अंदर जो मटेरियल था वो बाहर निकल गया, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस। और जो सेल के अंदर चला जाएगा वो आपका एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। तो दो तरह से आपने ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को देखा कि फर्स्ट वाला क्या था, कि जब सेल का जेनेटिक मटेरियल जो है बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, और जब सेल का जेनेटिक मटेरियल अंदर की तरफ आ रहा है, सेल के अंदर कोई चीज मूवमेंट कर रही है, वो आपका एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा।
इसमें सेल फूल जाएगा, नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा, और इसके एक्सो में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका, इसमें सेल श्रिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है। डिफ्यूजन मूवमेंट है किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन से लेकर, देखो ये क्या है, मूवमेंट है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, the process of movement of a substance, solid, liquid or gas from the region of higher concentration to the region of lower concentration। इसमें भी जो मूवमेंट हो रहा है सेल का कैसे हो रहा है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट हो रहा है, किसी भी सेल का लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंसेस मिक्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। डिफ्यूजन वाले प्रोसेस के अंदर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, यानी मिक्सअप हो जाएगा, और उसके मॉलिक्यूल्स मिक्स होने के बाद डिफ्यूज करेंगे, यानी कि फैलना स्टार्ट करेंगे। हाई कंसेंट्रेशन से क्या करेंगे, लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब डिफ्यूजन का जो मेन एग्जांपल है ना आपका, जैसे कि आप सेंट लगाते हो ना, या फिर अगरबत्ती ले लो, तो जब आप पूजा करने के लिए जो अगरबत्ती आप भगवान के सामने ऐसे यूज करते हो, थोड़े टाइम तक तो 1-2 सेकंड तक तो उसकी जो स्मेल है वो उस रूम तक रहेगी, थोड़े टाइम बाद उसकी जो स्मेल है ना वो पूरे रूम में फैल जाती है, दैट इज आपका डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये रीजन क्या होगा कि डिफ्यूजन हो जाएगा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, और ये किसका होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही फेजेस में आपको देखने को मिलता है क्या, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस। सॉलिड जैसे आपकी नैफ्थलीन की जो बॉल्स है ना आपकी, उसमें देखने को मिलता है। लिक्विड तो आप डिओड्रेंट वगैरह हो गए, एक थोड़ा सा स्मेल होती है पहले, थोड़े से रीजन में रहेगी, कुछ टाइम बाद, कुछ सेकंड बाद वो पूरे रूम में फैल जाती है, दैट इज आपका लिक्विड में हो जाएगी। और डिओड्रेंट तो आपके कुछ गैस वाले डिओड्रेंट भी आने लगे हैं आजकल। तो ये आपका तीनों ही, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी डिफ्यूजन वाली प्रोसेस जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये था आज का टॉपिक आपका, जिसके अंदर आपने सेल पढ़ा, सेल की थ्योरी पढ़ी कि सेल की थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, सेल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपने पढ़ी है कि सेल किस चीज़ से मिलकर बनी है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फिर आपने डिफरेंट डिफरेंट आप साइंटिस्ट पढ़े कि सेल्स की डिस्कवरीज जो किसने की है वो सब पढ़ा। फिर आपने साइज के बेसिस पर सेल को डिफ्रेंशिएट किया, फिर आपने नंबर के बेसिस पर सेल को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद आपने शेप के बेसिस पर नंबर सेल को डिफ्रेंशिएट किया। जब आपने सेल को नंबर के बेसिस पर पढ़ा था तो आपने दो तरह की सेल पढ़ी, कौन सी पढ़ी आपने, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर पढ़ी है। शेप के बेसिस पर जब आपने सेल को डिफ्रेंशिएट किया है तो आपने क्या पढ़ा है, बताओ। शेप में आपने क्या क्या पढ़ा कि जो शेप है, हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की शेप हमें सेल की देखने को मिल रही है, देखिए देखने को मिली थी ना। कुछ तो आपकी नर्व सेल्स हैं जो कि स्पिंडल शेप, ब्रांच शेप की है, नर्व सेल्स जो होंगे आपकी। फीमेल का जो ओवम वाला पार्ट है वो आपका स्फेरिकल शेप का है। और आपने नेक्स्ट पढ़ा कि जो आपकी कुछ स्फेरिकल शेप की थी, है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, आपकी शेप के बेसिस पर। नेक्स्ट फिर आपने पढ़ा कि जो सेल है, फिर आपने पढ़े कि जो सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है कि एक सेल जो है वो किस चीज से मिलकर बनी है। अगर जो सेल है वो किस चीज से मिलकर बनी है, सेल आपने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, सेल वॉल से मिलकर बनी है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, पढ़ा आपने, राइबोसोम्स मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स मिलते हैं जो सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर आपने कुछ आपके सेल के आपने आज जो पढ़ा ना, फिर आपने सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट किया कि एनिमल सेल कैसा होता है और प्लांट सेल कैसा होता है। आपने पढ़ा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर सेम ऑर्गेनल्स मिलते हैं, मेनली जो डिफरेंस रहेगा आपका वैक्यूल्स का रहता है और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का रहेगा, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर आपको सेल वॉल भी देखने को मिलेगा और सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेनली एनिमल वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपको सेल की मेम्ब्रेन ज़्यादातर मोस्टली देखने को मिलता है। ऐसा रीजन क्यों था कि जो प्लांट्स हैं वो इमोबाइल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनको थोड़ी टर्जिडिटी की जरूरत होती है, इसकी वजह से उनकी बॉडी को प्रोवाइड मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने के लिए आपकी सेल वॉल देखने को मिलती है। फिर आपने पढ़े कि जो सेल है,
सेल का कुछ मूवमेंट हो रहा था डिफ्यूजन वाली प्रोसेस से, ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस से, ठीक है। ऑस्मोसिस में आपने दो तरीके पढ़े हैं कि एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन मिल रही है वो क्या कर रही है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट को फ्लो कर रही है अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को मतलब गार्ड की तरह आपका काम कर रही है, उनको एग्जिट और एंट्री के लिए परमिट देती है। कौन? आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब आपने पढ़ा कि जो एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस, जब सेल के अंदर कोई कंपोनेंट मूव कर रहा है तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा, जब सेल से बाहर कोई चीज मूवमेंट कर रही है दैट वन आपका एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। फिर आपने डिफ्यूजन पढ़ा। तो ये थी आज की क्लास, जिसके अंदर आपने सेल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपने कवर करे, जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स जो बेसिक नॉलेज है आपकी इसी चैप्टर की, मतलब इस चैप्टर के अंदर जो फंडामेंटल नॉलेज है आपकी सेल की, वो आपने ले ली है। इसके बाद जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, उसके अंदर आपको जो सेल पढ़ाया जाएगा उसके अंदर आपको सेल का थोड़ा सा मतलब लेवल को हाई करके पढ़ाया जाएगा। तो ये आपने बेसिक बेसिक सेल की जानकारी अभी ले ली है। कुछ इसमें टॉपिक्स बचे हैं, जैसे सेल का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब सेल की फंक्शनिंग होगी, सेल जो डिवाइड करते हैं सेल डिवीजन हो गया। तो ये टॉपिक आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएंगे। तो आज की जो बेसिक क्लास थी आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को न्यू लक्ष्य अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फॉलो करना ना भूलें। सर्वो स्टॉप का ऑप्शन नहीं दिख रहा।